चैप्टर 12 परमेश्वर के बगीचे में सत्य है। हाँ, दर्शन का वादा पूरी तरह से टूटा नहीं था, लेकिन उस रात जब वो घर में बिना सोए लेटा था, लेस्ट्रेंज ने लगभग यही चाहा कि ऐसा हो जाए। यदि आप वर्षों से किसी ऐसे व्यक्ति के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिसे आप प्यार करते हैं, तो क्या आप उसकी समानता से संतुष्ट होंगे, चाहे वह कितनी भी जीवंत और सजीव क्यों न हो, भले ही वह समानता मांस, रक्त और आत्मा से बनी हो। बाद के दिनों में, अब बारीकी से देखते हुए, उसने देखा कि न केवल आनुवंशिकता ने बच्चे को मां के गुण दिए थे, बल्कि पिता के भी। शायद माता पिता का दुनिया से पूर्ण अलगाव बच्चे में मानसिक संरचना की सामान्य से अधिक द्वैधता और सरलता के कारण था। वह नहीं बता सकता था, लेकिन तथ्य वहां था। कुत्ते की तरह दौड़ते हुए, किरनी का पीछा करते हुए, उसके कामों में उसकी नकल करते हुए, बच्चा बहुत पहले वाला डिक था, चेहरे से थोड़ा अलग, लेकिन जीवन का डिक। खेल से थक जाने या दिवास्वप्न के दौर से गुजरने पर एमिलिन बाहर झांकती। खेल में भी कभी कभी लेस्ट्रेंज बच्चे के रंगीन चीजों, फूलों, मूंगे के टुकड़ों और चमकीले सीपों के प्रति प्रेम में मां की विशेषताओं को नोटिस करता था, और जिस सावधानी से वह खिलौनों को इकट्ठा करता और छिपाता था। कभी कभी यह प्रभाव इतना स्पष्ट होता था कि वह अपनी बाहें फैलाकर चिल्ला सकता था, एमिलिन। लेकिन वह जानता था कि एमिलिन उसे नहीं पहचान पाएगी। एक दिन अचानक एक आवेग ने उसे रोक नहीं पाया और उसने बच्चे को अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसने बिना किसी प्रतिरोध के उसे पकड़ लिया और फिर अचानक प्रकट हुए किरनी को देखकर वह छूटने की कोशिश करने लगा और नाविक के पास भागा। उसे यानी कि उससे कहीं अधिक परवाह थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि उसने देखा कि किस तरह से उसने उसकी उपेक्षा की थी। फिर भी, हालांकि वह नाविक के पास भागा, लेस्ट्रेंज ने देखा कि उसकी रुचि उस आदमी में नहीं थी, बल्कि उस वस्तु में थी जिसे वह ले जा रहा था, एक छोटा कछुआ जिसे उसने एक तालाब में फंसा हुआ पाया था। किरनी, लेस्ट्रेंज ने कहा, जब वे उस रात भोजन के बाद बात कर रहे थे, आपको याद है कि बहुत समय पहले मैंने आपसे डिक को दिए गए दूसरे नाम के बारे में पूछा था, डिक एम, जिसे आप उसे बुलाते थे। हाँ सर, किरनी ने कहा, उसने खुद को यही नाम दिया है। उसकी मां का नाम एमिलिन था, लेस्ट्रेंज ने कहा, वह उसे एम कहकर पुकारता था। वह अपनी मां का नाम दोहरा रहा था, जिसे वह अक्सर अपने पिता के मुंह से सुनता था, लेकिन अजीब बात यह है कि वह दोनों नामों का इस्तेमाल करता था। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने देखा कि यह नाम किरनी से मिलता जुलता है। कौन सा, सर? किरनी ने पूछा। वह अपनी मां और अपने पिता दोनों से मिलता जुलता है। कभी कभी जब वह खेल रहा होता है या जब वह चुपचाप बैठा रहता है, तो ऐसा लगता है जैसे मैं उसकी मां को देख रहा हूं जब वह एक छोटी बच्ची थी, और कभी कभी जब वह व्यस्त रहता है, तो ऐसा लगता है जैसे मैं बहुत पहले के छोटे डिक को देख रहा हूं। इस चीज ने मुझे चौंका दिया है, किरनी, और मैं नहीं जानता कि इसे कैसे लिया जाए। ठीक है, सर, नाविक ने कहा, बच्चे अपने पिता और मां की तरह बनने के लिए प्रवृत्त होते हैं। मैंने खुद भी ऐसा कई बार देखा है, और अगर मैं आपकी जगह होता तो मुझे इसकी चिंता नहीं होती। मुझे पता है, दूसरे ने कहा, लेकिन मेरे मामले में ये थोड़ा अलग है, किरनी। मैं इतने लंबे समय से इंतजार और उम्मीद कर रहा हूँ, और फिर आखिरकार उन्हें देखने के लिए, दर्पण में प्रतिबिंब की तरह। मेरे लिए यह ऐसा ही है, किरनी, दर्पण में प्रतिबिंब की तरह, ऐसी चीजें जिन्हें मैं जानता हूँ और प्यार करता हूँ, लेकिन वे मुझे नहीं जानते और मुझसे प्यार नहीं करते। अब किरनी सिर्फ एक ही बच्चे को जानता था, वह था मजबूत और मजबूत डिकैम, और लेस्ट्रेंज को दो बच्चों और आईने में प्रतिबिंबों के बारे में बात करते हुए सुनकर उसे पुरानी बेचैनी का एहसास हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और विषय को छोड़ दिया। बेहतर होता अगर लेस्ट्रेंज नाविक से ज्यादा दार्शनिक प्रवृत्ति वाले किसी व्यक्ति से बातचीत करके पूरी बात को सुलझा लेता। इस तरह के मामले में सोचना चिंतन की ओर ले जाता है। एक रात उसके मन में एक अजीब विचार आया, क्या बच्चे वाकई परवाह करते हैं? क्या डिक और एमिलिन बहुत पहले मुझसे प्यार करते थे? क्या मैं इतने सालों से दो लोगों के खोने के लिए अपना दिल तोड़ रहा हूँ, जो अपने तरीके से मेरी देखभाल करते थे? उनके पास कोई स्थायी प्यार नहीं था, वे प्यार को सहन करने में असमर्थ थे, बच्चे होने के नाते।
यह विचार डिक की उसके प्रति उदासीनता और किरनी के प्रति उसके स्पष्ट स्नेह से पैदा हुआ था। बारीकी से देखने पर लेस्ट्रेंज को लगा कि यह स्नेह किरनी के प्रति कम था, बल्कि किरनी द्वारा किए गए कामों और किरनी द्वारा संभाले जाने वाले कामों के प्रति था। किरनी ने नाव से मछली पकड़ने की रस्सियां और मछली पकड़ने के भाले निकाल लिए थे। किरनी पेड़ों पर चढ़ने या खिलौने बनाने में असमर्थ था। वह डिक का प्रिय किरनी नहीं हो सकता था। नाविक का बड़ा कद शायद व्यवसाय से भी जुड़ा था। शायद यही कारण था कि डिक रानाटोंगा पर सबसे पहले उसके पास गया। फिर जब डिक अपने मूड में एमिलिन में बदल गया तो उसे किसी की परवाह नहीं थी। लेस्ट्रेंज ने वर्षों पहले की अपनी सोच को खंगाला और इस नए रहस्योद्घाटन से उसकी आंखें साफ हो गईं। उसने किसी भी एक घटना को याद करने की कोशिश की जो उसे डिक या एमिलिन के उसके प्रति प्रेम को दर्शाती हो, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। एमिलिन की प्यारी स्वप्निल छोटी सी आकृति उसके सामने बहुत समय से खोए हुए नॉर्थम्बरलैंड के डेक पर बैठी थी। उसके खोए हुए खिलौनों के बक्से की तलाश की जा रही थी। उसे परिचारिका बिस्तर पर ले गई थी। वह नियमित रूप से उसे गुड नाइट चूमने आई थी, लेकिन यह उसका आकर्षण था कि वह अपनी ही दुनिया में रहती थी। डिक, जो काफी स्नेही बच्चा था, ने उसे डैडी कहकर पुकारा था और उसके घुटनों पर बैठ गया था, लेकिन पहली बार में ही वह पीछे हट गया था। वास्तव में उसने जहाज पर सवार पैडी बटन नामक एक बूढ़े नाविक के प्रति अपने पिता की अपेक्षा अधिक स्नेह और रुचि दिखाई थी। लेस्ट्रेंज पिछले वर्षों को याद करते हुए अभी भी उसे मिस्टर बटन की पीठ पर डेक के चारों ओर सवारी करते हुए देख सकता था और बच्चे को खुश देखकर अपनी खुशी को याद कर सकता था। फिर वे मिस्टर बटन के साथ गायब हो गए थे और उसने, लेस्ट्रेंज ने, उनके लिए अपना दिल तोड़ दिया था और वे उसके बिना बड़े हो गए थे, निश्चित रूप से, और पूरी तरह से उसे भूल गए थे। कभी भी उससे प्यार नहीं किया जैसा उसने उनसे किया था। ये केवल अब था, यहाँ ईश्वर के उद्यान में, जैसा कि उसने प्रकृति की इस भूमि को कहने के लिए चुना था, केवल यहाँ, और प्रकृति द्वारा स्वयं सिखाया गया कि सत्य उसके सामने आया, वो सत्य जिसे वह वर्षों से भ्रम की दुनिया में खोजता हुआ भटक रहा था, जो वहाँ नहीं था, वह खोजता हुआ जिसे वह अपने आप से कहता था, शायद सच में, शायद झूठ में, वो वहाँ नहीं हो सकता। माता पिता के लिए एक बच्चे का प्यार, एक बच्चे के लिए माता पिता के प्यार के बराबर। प्रकृति ने उससे कहा, तुम्हें प्यार करना सीखना चाहिए। प्यार मन का फूल है, न कि हरी टहनियाँ। बच्चे पुरुषों की तरह प्यार नहीं करते, वे सिर्फ एक दूसरे से लिपटे रहते हैं। क्या तुम ऐसा नहीं चाहते? क्या तुम डिक और एमिलिन को अपने नुकसान के लिए अंतहीन पछतावे की सजा देते और उन्हें वह सब सहना पड़ता जो तुमने सहा है, चाहे आंशिक रूप से ही क्यों न? डिक, किरनी चिल्लाया, आगे बढ़ो, आराम करो। नाव में चढ़ने का ये कोई तरीका नहीं है। अब संभल जाओ और उन भालों को संभालना छोड़ दो। ज्वार कम हो रहा था और वह चट्टान के पास शिकार करने के लिए जा रहा था। लेस्ट्रेंज को जो रहस्योद्घाटन हुआ था, उसके बाद से 6 महीने से अधिक समय बीत चुका था, यानी रानाटोंगा को रवाना हुए 12 महीने से अधिक समय हो चुका था, और महीनों के बीतने के साथ ही बच्चा बड़ा हो गया था। वह अब शायद 3.5 साल का हो चुका था, फिर भी वह एक सभ्य 5 साल के बच्चे जैसा बड़ा था। जोश और साहस से भरा हुआ एक आदमी का बीज, बेचैन, एक ऐसी चीज जो पूरी तरह से पल भर में सक्रिय हो जाती थी, सिवाय जब कभी कभी कोई चिड़चिड़ा दौरा उसे घेर लेता था। किरनी ने उसके लिए घास से बना एक छोटा सा लहंगा बनाया था, जैसा उसने नाउरू के मूल निवासियों को पहने हुए देखा था, और डिक अब अपना लहंगा पहने हुए जहाज के पिछले हिस्से में बैठा हुआ उस आदमी की हर हरकत पर नजर रख रहा था, जो किनारे से जहाज पर चढ़ रहा था। अब उनके पास केवल एक ही नाव थी, क्योंकि कुछ समय पहले नॉर्थम्बरलैंड की पुरानी नाव ने दम तोड़ दिया था, जिससे उसकी सीवनें खुल गई थीं, जिन्हें सील करने का उनके पास कोई साधन नहीं था, और उसमें लेगून का पानी भर गया था। सुबह के 9 बजे थे, और जब वे चट्टान पर पहुंचे और नाव को बांधा, तो समुद्र आधा बाहर आ चुका था और तालाब सुबह की धूप में ढाल की तरह चमक रहे थे। हवा में स्प्रे और समुद्र तट का धुआं भर गया, और सीगल की चीखें और सर्फ की चिरस्थायी बड़बड़ाहट। यहाँ बाहर का वातावरण पूरी तरह से बदल गया था। शांत लेगून, दर्पण जैसे पेड़, पत्ते और धरती की खुशबू गरजते समुद्र में बदल रही थी।
समुद्र तट और लहरों से चकाचौंध करने वाले मूंगे और समुद्री हवाएं। वहां रंग बिरंगे पक्षी धीरे धीरे पेड़ों के बीच से गुजरते थे। यहाँ समुद्री सीगल हवा के साथ दौड़ते थे। हवा के झोंकों से उनके बाल उड़ रहे थे और वह आदमी और बच्चा एक पल के लिए खड़े रहे। किरनी अपने चारों ओर दाएं बाएं देख रहा था, फिर पूर्वी तालाबों पर विचार करके वह दाईं ओर मुड़ गया। दिक उनके पीछे पीछे चल रहा था, मूंगे के नुकीले स्थानों से बचते हुए, छोटे छोटे रेंगते किंकरों पर ध्यान देने या भटके हुए सीपों और कटल मछली की हड्डियों को उठाने से कतराता हुआ, जिन पर एक सभ्य बच्चा झपट पड़ता। वे मछलियों के पीछे थे, उस तरह की व्यर्थ चीजों के पीछे नहीं। और उसने अपने दाहिने कंधे पर किरनी द्वारा काटी गई बेत को उठाया, जो ठीक उसी आदमी की नकल थी जो उसके सामने मछली पकड़ने वाले भालों के साथ था। वे जिस पहले तालाब पर पहुंचे वह बहुत सुंदर था, रंग बिरंगे जौहरी की दुकान की खिड़की की तरह। गुलाबी, लाल और आंबा कोरल, गुलाबी और बैंगनी समुद्री एनीमोन, सुनहरे बटन जैसे छोटे छोटे गोले और पन्ना फ्यूकस की पट्टियां हीरे की तरह साफ पानी में दिखाई दे रही थीं। लेकिन वहां कोई शिकार नहीं था, केवल एक छोटी मछली जैसे सार्डिन जो यहाँ वहां उड़ रही थी, और एक पिकर जो एक तश्तरी से भी बड़ा नहीं था, अपने आप को हिला रहा था। डिक ने अपनी नुकीली बेत से जेलीफिश पर निशाना साधा और उसे बीच से सीधा चीर दिया। तो फिर किरनी ने कहा, इस तथ्य को देखते हुए, और पहली बार नहीं कि बच्चे ने अपवर्तन के लिए समय दिया था, अपनी छड़ी कंधे पर रखो और साथ आओ। हमारे पास खेलने का समय नहीं है। क्रिसमस। एक केकड़ा जिसका शरीर एक पैनी बन के आकार का था और जिसकी टांगें 3 फुट लंबी थीं, मूंगे की एक दरार से कैमरे की तरह ऊपर आया। ऐसा लग रहा था कि वह आने वालों की तस्वीर ले रहा है, और फिर जल्दी जल्दी टांगें और झरनों की तरह शरीर को हिलाते हुए लेगून की ओर पानी में चला गया। केकड़ा, डिक चिल्लाया। पैरों की लंबाई के कारण ये जीव अपने साथियों से अलग दिखाई देता था। ये केकड़ा नहीं बल्कि एक विशाल मकड़ी जैसा दिखता था, लेकिन बच्चे में पैदा हुए रीफ क्राफ्ट को धोखा नहीं दिया जा सकता था। जीव की हरकतें ही उसके लिए काफी थीं। आगे के तालाब में एक यहूदी मछली फंसी हुई थी जो श्री क्यनी का शिकार बन गई, क्योंकि तालाब खुद छोटा था। रेत से भरे बड़े तालाबों में, जहां मुलेट की चांदी जैसी चमक और रॉक कॉड की लालिमा दिख रही थी, भाले से बहुत कम या कुछ भी नहीं किया जा सकता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लाइनें उन्हें लेगून से जितनी मछलियां चाहिए थीं, दे देती थीं, और यह व्यवसाय खेल की प्रकृति का था। वे चिलचिलाती धूप में तालाबों का निरीक्षण करते हुए और गड्ढों की खोज करते हुए घूमते रहे, स्क्विड को मारते रहे और बाहर जाने वाली ज्वार द्वारा छोड़े गए रंगीन फ्यूसी के ढेर को पलटते रहे। कभी कभी एक पॉलिश की हुई चट्टान हिलती, खुद को हॉकबिल कछुए के रूप में प्रकट करती और एक तालाब में डूब जाती। हर जगह किंकरों और भोंगे के खोल पड़े थे, और बड़े हलियोटिस के खोल समुद्र की फुसफुसाहट के अलावा सब कुछ से खाली थे। यहाँ खरपतवारों के बीच आप ऑक्टोपस के चूसने वाले पंजे देख सकते थे, जो बाघ के पंजे जितने बड़े थे, और वहाँ समुद्र की धुलाई से खिड़की के शीशे की तरह पॉलिश किए गए स्लग कोरल पर पार्सनिप के आकार के विशाल समुद्री स्लग थे। किरनी को द्वीप के बजाय रीफ ज्यादा पसंद था। यहाँ ज्यादा हवा थी और एक नियम के रूप में यहाँ वह अपने आसपास की चीजों को छोड़कर हर चीज में खोया रहता था। इस जगह के हमेशा बदलते चमत्कारों से बच्चे की तरह खुश रहता था। ज्वार हमेशा कुछ नया छोड़ जाता था। पिछली बार सबसे बड़े तालाब में एक चैम्बर्ड नॉटिलस खोए हुए गैलियन की तरह तैर रहा था, प्रकृति का सबसे सुंदर सपना। थोड़ा आगे उन्हें एक वेल की खोपड़ी मिली थी, जिसकी जीभ ओरका ने फाड़ दी थी और जिसका शरीर शार्क ने खा लिया था। हालांकि आज श्री क्यनी को रीफ के काम में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह परेशान था। लेस्ट्रेंज पिछले कुछ समय से बहुत ज्यादा टूट चुका था, मानसिक रूप से ज्यादा शारीरिक रूप से। उसका दिल उसे परेशान कर रहा था। कभी कभी वह ठीक हो जाता था और कभी कभी उसे थोड़ी मेहनत के बाद आराम करने के लिए बैठना पड़ता था। उसकी आंखों के नीचे धंसी हुई त्वचा थी और वह बिल्कुल भी अपने आप में नहीं था। ये तथ्य कि स्कूनर का समय बहुत पहले ही निकल चुका था, मामले में कोई मदद नहीं करता था। किरनी जब वह तालाबों में घूमता था तो कभी कभी सीधा खड़ा होकर उत्तर की ओर देखता था,
लेकिन उत्तर में केवल लबालब भरा समुद्र था, जिसे केवल दूर स्थित किसी गूल के पंख से ही तोड़ा जा सकता था। लगभग 11 बजे वे वापस लौटे। लेस्ट्रेंज कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वह अक्सर जंगल में भटकता रहता था, और किरनी ने भाले एक तरफ रख दिए और दोपहर का खाना बनाने में लग गया। जब ये तैयार हो गया और मछली पककर तैयार हो गई, तब भी लेस्ट्रेंज वापस नहीं आया था। हालांकि कभी कभी उसे देर हो जाती थी और बच्चा भूखा था, इसलिए वे खाना बनाने लगे। नाविक अपने आप में बड़बड़ा रहा था, जैसे कि एक गृहिणी जिसका खाना किसी ने तुच्छ समझा हो। आश्चर्य है कि वह कहाँ पहुँच गया होगा, मिस्टर किरनी ने खुद से कहा। जंगल में बेवकूफ़ी कर रहा है। भोजन के बाद वह एक पेड़ की पीठ के बल बैठ गया और पाइप सुलगा लिया। पाइप खत्म होने के बाद वह पीठ के बल लेट गया और अपने हाथों को सिर के पीछे रखकर हवा में धीरे धीरे हिलते पत्तों को देखने लगा। अगले ही पल वह सो गया। वो कई घंटे सोता रहा, और जब वह उठा तो लेस्ट्रेंज अभी तक वापस नहीं आया था। वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, और किरनी अब गंभीर रूप से भयभीत था। घर में एक नज़र डालने के बाद अपने चारों ओर देखता हुआ खड़ा था, कभी लेगून की ओर, कभी जंगल की ओर। फिर डिक को देखकर, जो नींद से जाग गया था और इधर उधर खेल रहा था, उसने बच्चे का हाथ पकड़ा और पेड़ों की ओर चला गया। ये कृत्य अनजाने में किया गया था। ऐसा लगा जैसे अकेलेपन की अचानक अनुभूति ने उसे साथ पाने के लिए बच्चे का हाथ पकड़ने के लिए प्रेरित किया हो। डिक बिना किसी हिचकिचाहट के और किसी नए शिकार की कल्पना करते हुए उसके साथ साथ चलता रहा, जब तक वे पेड़ों के पास नहीं पहुंच गए, जिनके बीच मिस्टर किरनी हाथ में बच्चे को लिए हुए कूद पड़े। वो कुछ गज की दूरी पर रुका और चिल्लाने लगा, हाय! क्या तुम वहाँ हो? क्या तुम वहाँ हो? हाय हाय! बच्चे ने हंसते हुए आवाज उठाई। उसकी धीमी आवाज जंगल में गूंज रही थी। हाय हाय हाय! कोई जवाब नहीं। वे पेड़ों के बीच और भीतर चले गए, और नारियल के पेड़ों की धुंधली गलियों और पांडनस तथा ब्रेडफ्रूट के वृक्षों के विस्तार ने उस आदमी और बच्चे की पुकार सुनी, जिसका उत्तर केवल शाखाओं में बहती हवा ही दे रही थी।